चलिएगा, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की भर्ती निकल के आ रही है, जो कि आपकी पूर्णतः है गवर्नमेंट भर्ती रहने वाली है। और आपको बता दूं कि इस साल आपका 2025 कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा, भर्तियों का बौछार सी आ रही है। अब चाहे जहां से भी आए, चाहे हाई कोर्ट की ओर से आए, चाहे आपकी मध्य प्रदेश एसपी की ओर से आए, किसी से भी आए, लेकिन आ रही हैं। ऐसे सब जो आज मैं भर्ती की चर्चा करने वाला हूं, वो आपकी जो गजब की सैलरी रहने वाली, जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 34,800 रहने वाली है। और इसमें दो प्रकार की पोस्ट निकल के आ रही है, एक तो पर्सनल असिस्टेंट की और दूसरा आपकी निकल के आ रही है किसकी, स्टेनोग्राफर की। जो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आ रहा है वो आपकी कौन सा आ रहा है, तो मुझे पर्सनल असिस्टेंट पसंद आ रहा है, जो कि अच्छा खासा उसमें जॉब रहने वाली है। मात्र आपने स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात बता दूं कि इसमें पेपर होगा कितना, 100 नंबर का पेपर होगा। 2 चरण में होंगे इसके। पहला चरण क्या होगा, पेपर होगा। दूसरे में आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, डिक्टेशन लिया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लियर। और ये आपकी सरकारी जॉब रहने वाली अच्छी खासी, ठीक है। और लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए सिंपल है, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्योंकि इसका मैंने ऑफिशियल कितना क्या बोले आपको, तो बैच लॉन्च कर दिया है, तो आप जाके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि इसमें जो पार्ट बी वाला सेक्शन आपको मतलब याद रखिएगा, पार्ट ए को मतलब जो आपको याद रखिए, जो सिलेबस को उन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी, इंग्लिश, सॉरी इसे छोड़ दीजिए, एमपीजी के, कंप्यूटर, ये सब तो मांगा है। साथ ही साथ आपके अलग से पार्ट बी के लिए इंग्लिश डिटेक्शन का आपसे क्या अलग से क्या मांगा है, तो उस मांगा हुआ उसकी प्रिपरेशन आप लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, बाकी हेल्प चाहिए चौहान अकेडमी आपकी बिल्कुल आप करेगा। ठीक है, चलिए आइए ले चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। आइए, तो ये आपका नोटिफिकेशन, आपका ये रहने वाला नोटिफिकेशन देख लीजिए आप सभी। ये हमारा नोटिफिकेशन है। और आपको बता दूं कि निकल के आ रहा है हमारे काम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से भर्ती निकल के आ रही है। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर, जो कि विज्ञापन आपका जारी हुआ 22/9/2025 को जारी हुआ है। और इसमें उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में निज सहायक मतलब पर्सनल असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों पर भर्ती होती विज्ञापन वर्ष 2025 जारी किया जा रहा है। क्लियर है, आगे देखेंगे बच्चा, आगे आए। अगर मैं बात करूं जो इसकी जो प्रारंभिक तिथि कब शुरू हो रही थी, आपकी शुरू हो रही है आपकी 23/9/2025 से, मतलब आप आज दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन भुगतान का मतलब 14 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और त्रुटि सुधार आपका 17 अक्टूबर तक होगा। अंतिम त्रुटि कब होगी, आपकी 20 अक्टूबर तक होगी। और जब भी परीक्षा तिथि होगी आपको कहां सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपको कहां पर भरेंगे आप लोग, तो ये आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे ये कुछ इस प्रकार की आपको निकल के आ रही है, याद रखिए। नियम पोस्ट आप देखिए, तो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर निकल के आ रही है, जिसमें 11 पोस्ट किसके आपके, तो पर्सनल असिस्टेंट के आ रहे हैं। और 2 पोस्ट आपके किसके आ रहे हैं, स्टेनोग्राफर को। यार बच्चे याद रखिएगा, कभी भी हाई कोर्ट में ज्यादा भर्तियां नहीं निकलती हैं, ऐसी पोस्ट निकलती हैं। और जब भी निकलती है, अच्छी पोस्ट निकलती है, आप इसे बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और आपको बता दूं, इनकी सैलरी गजब की रहने वाली, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और जिनका सपना होता है कहाँ काम करने का, हाई कोर्ट में काम करने का होता है, बिल्कुल वो ज्वाइन कर सकते हैं, खासकर इस पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। आगे इसके वेतनमान और तमाम चीज की हम चर्चा करेंगे। अगर मैं इसकी वेतनमान की चर्चा करूं, तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसके लिए, तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए इसकी जो सैलरी रहने वाली, स्टार्टिंग सैलरी 34,800 से रहेगी। कुछ डीआई वगैरह मिला के लगभग 40-45 हजार की सैलरी बनने के वाली है, ठीक है। एज की बात करें तो 18 मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल आपकी मांगा है। वहीं बात करें किसकी, तो आयु सीमा 1/1/2025 तक रहनी चाहिए आपको। इसमें क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। और शॉर्ट हैंड आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए, किसमें, इंग्लिश में होना चाहिए। कितना आपका, तो 80 वर्ड पर मिनट, कितना आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 1 साल का क्या डिप्लोमा मांगा गया, तो डीसीए पीजी डीसीए कर करो, तो इसमें आराम से आप लोग कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे है, अगर मैं बात करूं किसका, इसमें स्टेनोग्राफर में सेम चीज मांगी, लेकिन इसमें सीपीसीडी स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, सीपीसीडी स्कोर कार्ड होना चाहिए। बाकी सब सेम रहने वाला है, इस चीज को याद रखिए, सेम आयु रहने वाली है। और आपका जो 7वां वेतनमान के अनुसार आपकी स्टार्टिंग सैलरी 36,200 बताई जा रही है। और इसके 19,200 500 बताया जा रही है, ठीक है। आगे बात किया जाए हम, ठीक है, आगे हैं थोड़ा सा, ओके। इसके सिलेबस पे आइए। ये शुल्क हो गया आपका कितना, तो टोटल मिलाकर
दोनों का भरते हैं, अगर दोनों को भरते हैं तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, परीक्षा आ परीक्षा बा, इस प्रकार आपको मिला के शुल्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मैं बता दूं, ये हमारे लिए जरूरी है। 2 चरणों में आपकी क्या होगी, भर्ती परीक्षा होगी। ऑनलाइन स्क्रीनिंग सॉन्ग का अंग्रेजी सीख लेंगे कौशल 100 नंबर की रहने वाली है, डिक्टेशन आपका कहते हैं जिसे। ठीक है, आगे देखिए ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये सिलेबस मैं ये इसकी बात कर रहा था भैया, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश शॉर्ट हैंड के 50 नंबर आपके आने वाले, जिसकी तैयारी चौहान एकेडमी एप्लीकेशन पर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये देखिए कोर्स रहने वाला है आपको, ये देखिए दिख जाएगा। ये वाला कोर्स मैंने क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है। ठीक है, इसे आप जाके 411 का, इसमें आपको जो बोला गया शॉर्ट हैंड के जो क्वेश्चन रिलेटेड आपको कहाँ मिलेंगे, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन में बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, ये चाहे आप लॉ एग्जाम में जाइए, लॉ एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा, और चाहे फिर आप चाहे ईएसपी में क्लिक करेंगे तो ईएसपी में भी आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये हाई कोर्ट का एक अलग से सेक्शन बना होगा, इसमें जाकर आप लोग इसकी परचेस कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ कहाँ, और नोटिफिकेशन चलता हूँ। ठीक ना, तो ये यहाँ देखिए जनरल नॉलेज एमपी स्टेट के लिए 5 नंबर का रहने वाला है, और इंग्लिश ग्रामर कितना रहने वाला आपका, तो आपका रहने वाला कितने 25 नंबर का। जनरल कंप्यूटर कितने रहने वाला आपका 20 नंबर का, और क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्ट हैंड कितना 50 नंबर का रहने वाला। और याद रखिएगा इस चीज को भी समझिएगा कि ये जो पेपर रहेगा ओनली इंग्लिश में रहेगा। किस में रहेगा आपका, ओनली इंग्लिश में रहने वाला। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर बताया भी गया है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आए भैया। ये आपसे सिंपल सा ये आपका डिक्टेशन लिया जाएगा। अगर सेकंड में अगर फर्स्ट आप रहते हैं, फर्स्ट आपका देखिए क्वालिफाइंग रहेगा, जिस नंबर से आपका क्या बनेगा, इस नंबर से आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। फर्स्ट जो पेपर रहेगा सिर्फ क्वालिफाइंग, उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी इससे बनेगी। ठीक है, जितना अच्छा आप लोग करेंगे लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर दिया जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, आपका तो कह सकते हैं कि नियुक्ति होगी। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गई। चलिए बच्चा समझ में आया क्या, आ गया होगा मेरे अनुसार, आपको आ गया ना। ओके बच्चा, ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी मैंने बता दिया है। और थोड़ा मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा ये तमाम जितनी चीजें मैंने बताई है पूरे डिटेल से मेरी को जो मैं कह सकते हैं, हाँ, उसकी जानकारी आपको कौन दे। चलिए थोड़ा ये यहाँ जानकारी ये आप अच्छे से बकायदा मैंने तरीके से ये देंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। ठीक है, मैं जस्ट अ बिट। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण सरकारी भर्ती विज्ञापन पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये मध्य प्रदेश शासन का है वर्ष 2025 के लिए। जी, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए। विज्ञापन संख्या है T325 चयन 2025। जी, और देखिए हमने ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल PDF से ली है, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट ऑफ PA एंड स्टेनो ईयर 2025 PDF। बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स ही देखना चाहिए हमेशा। हाँ, तो हमारा आज का मकसद यही है कि इस विज्ञापन की जो मुख्य बातें हैं, जैसे पद कौन से हैं, क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा और जरूरी तारीखें क्या हैं, इन्हें आसान भाषा में समझें। सही कहा। क्योंकि सरकारी नौकरी की तलाश में जो लोग हैं उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही मतलब सबसे भरोसेमंद चीज होती है, हर डिटेल मायने रखती है। बिल्कुल, और ये जो पद हैं पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, ये किसी भी सरकारी दफ्तर, खासकर अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो वहाँ बहुत अहम होते हैं। अच्छा, हाँ, ये अधिकारियों के काम को आसान बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन संभालते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं। तो सही लोगों का इन पदों पर आना बहुत जरूरी है। और ऐसे विज्ञापनों में जो बारीकियां होती हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार छोटी सी शर्त नजरअंदाज हो जाती है और बाद में दिक्कत आती है। सही कह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं चीजों पर आते हैं जिन पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। महत्वपूर्ण तारीखें। हाँ, वो तो सबसे पहले। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 23 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे से। ठीक है। और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 14 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक। ये शाम 5 बजे वाली बात जरूर ध्यान रखनी है। हाँ, ये टाइम बाउंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऑनलाइन फीस भरने के लिए अलग विंडो है।
ये 17 अक्टूबर 2025 दोपहर 12 बजे खुलेगी और 20 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। मतलब आवेदन के बाद फीस भरने के लिए कुछ दिन और मिल रहे हैं? हाँ, कुछ दिन का गैप है। और एक अच्छी बात यह है कि अगर फॉर्म भरने में मान लीजिए कोई गलती हो गई तो रजिस्ट्रेशन के बाद एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन रहेगा। अच्छा, ये सुविधा है। हाँ, लेकिन इसके लिए फीस लगेगी अलग से। और विज्ञापन में ये साफ नहीं लिखा कि एडिट करने की लास्ट डेट क्या है, बस प्रक्रिया बताई है। तो बेहतर यही है कि पहली बार में ही सब सही भरें। बिल्कुल, ये तारीखें बहुत सख्त होती हैं, इनमें कोई छूट नहीं मिलती। अक्सर लोग सोचते हैं आखिरी दिन कर लेंगे, लेकिन मेरा तो यही सुझाव है कि आखिरी वक्त का इंतजार बिल्कुल ना करें। हाँ, वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है, हैंग होने लगती है। हाँ, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो। इसलिए जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो अपना फॉर्म भरें, फीस जमा करें और निश्चिंत हो जाएं। और एक और बहुत जरूरी बात, ऑफिशियल वेबसाइट वो है www.mphc.gov.in। इसे रेगुलरली चेक करते रहें। हो सकता है विज्ञापन में शुरू में कोई और URL दिखे, पर सारी प्रक्रिया और अपडेट्स आपको www.mphc.gov.in पर ही मिलेंगी। सही। तो अब ये समझते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। प्रोसेस वैसे तो सीधी है, पर स्टेप्स ध्यान से फॉलो करने होंगे। हाँ, बताएं। सबसे पहले www.mphc.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां रिक्रूटमेंट रिजल्ट करके एक लिंक मिलेगा। ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एडमिट कार्ड्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाना है। ओके। वहां पर फिर आपको अलग-अलग लिंक्स मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन। यानी सारे ऑप्शन एक ही जगह पर? हाँ जी। तो पहला काम है रजिस्ट्रेशन करना। इससे आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, इसे संभाल कर रखना होगा। इसी से आगे का काम होगा। बिल्कुल। फिर इस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म खोलना है और अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, नाम, पता, क्वालिफिकेशन, सब कुछ। बिल्कुल ध्यान से। हाँ, फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने से पहले एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उसे जरूर देखें, तसल्ली कर लें कि कोई गलती तो नहीं रह गई। ये अच्छा कदम है। फिर सबमिट करें और जो भी निर्धारित फीस है उसका ऑनलाइन पेमेंट कर दें। ठीक। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर ले लें, ये आगे काम आ सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और मैं फिर कहूंगा ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हर स्टेप पर डबल चेक करें, खासकर नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, अपनी कैटेगरी, आरक्षित या अनारक्षित, ये सब बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ, इनमें गलती होने पर बाद में बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। और ये जो एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, ये एक तरह से सेफ्टी नेट है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कोशिश करें कि पहली बार में ही सब सही हो, टाइम भी बचेगा, पैसा भी। सही। और अगर किसी को फॉर्म भरते समय कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो विज्ञापन में एक हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, +91 951325 3384। जरूरत पड़ने पर मदद ली जा सकती है। अच्छा, ये भी अच्छी जानकारी है। चलिए अब ये देखते हैं कि पद कौन कौन से हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा हमने शुरू में बताया, 2 तरह के पद हैं, पर्सनल असिस्टेंट यानी PA जी। और स्टेनोग्राफर। पर्सनल असिस्टेंट के लिए कुल 11 पद हैं। अब इनका ब्रेकअप थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 3 पद हैं। ठीक है। OBC के लिए 1 पद है, लेकिन वो दिव्यांग यानी PH श्रेणी के लिए रिजर्व्ड है। SC के लिए 1 पद है। और ST के लिए सबसे ज्यादा 6 पद है, जिनमें से 1 पद PH श्रेणी के लिए है। तो ST कैटेगरी के लिए अच्छी संख्या है। हाँ। अब आते हैं स्टेनोग्राफर पर। इसके लिए कुल 2 ही पद हैं। बस 2? हाँ, केवल 2। एक पद अनारक्षित UR है और दूसरा अनुसूचित जनजाति ST के लिए है। अच्छा, तो यहाँ ये श्रेणीवार आरक्षण और दिव्यांगों के लिए जो प्रावधान है उसको ध्यान से देखना होगा उम्मीदवारों को। बिल्कुल। और विज्ञापन में एक नोट यानी टिप्पणी भी है जो काफी जरूरी है। वो कहता है कि अनरिजर्व्ड पद सबके लिए खुले हैं। मतलब अगर कोई आरक्षित श्रेणी का कैंडिडेट, मान लीजिए SC, ST या OBC का, इतने अच्छे नंबर लाता है कि वो जनरल कट ऑफ क्लियर कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन UR सीट पर होगा। अच्छा, मतलब वो अपनी कैटेगरी की सीट खाली छोड़ देगा। हाँ, वो सीट फिर उसी कैटेगरी के अगले कैंडिडेट को मिल सकती है। और स्टेनोग्राफर वाले केस में, जहां OBC और SC के लिए अलग से पद नहीं दिख रहे, तो उन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को UR वाले पद के लिए ही फाइट करना होगा। और एक और बात, टिप्पणी 3 कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ये तो खैर हर सरकारी भर्ती में होता ही है। हाँ, ये क्लॉज हमेशा रहता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर,
कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, और ये 1 जनवरी 2025 के हिसाब से देखी जाएगी। ठीक है, कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 है। हाँ जी। पहले पर्सनल असिस्टेंट पद की बात करते हैं। आयु सीमा है 18 से 40 साल। ठीक है, काफी वाइड रेंज है वाला था। अच्छा वेतनमान है। जी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 चीजें चाहिए। पहली, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री। बेसिक क्वालिफिकेशन। दूसरी, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंग्लिश शॉर्टहैंड का एग्जाम पास किया हो 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। ये है मुख्य स्किल। बिल्कुल। और तीसरी चीज, मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा। कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी है। हाँ। अब देखते हैं स्टेनोग्राफर पद के लिए क्या चाहिए। आयु सीमा वही है, 18 से 40 साल। ठीक है। पे स्केल थोड़ा कम है, लेवल 4 का 19,500 से 62,000 रुपए। ये पुराने 1900 ग्रेड पे वाला है। ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ भी पहली शर्त ग्रेजुएशन है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है। दूसरी शर्त भी वही है, मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंग्लिश शॉर्टहैंड एग्जाम 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से पास होना चाहिए। यह भी 80 WPM। हाँ, लेकिन कंप्यूटर वाली शर्त में यहाँ एक ऑप्शन है। अच्छा, क्या ऑप्शन? यहाँ कैंडिडेट के पास या तो MPIT मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी और एजेंसी से वैलिड CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए। CPCT मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट। हाँ, ये मध्य प्रदेश में काफी चलता है CPCT। जी, तो या तो ये CPCT स्कोर कार्ड हो या फिर वही मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो। मतलब स्टेनो के लिए कंप्यूटर में या तो CPCT या डिप्लोमा, दोनों में से एक चलेगा। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ जो एक बात बिल्कुल साफ है वो ये कि दोनों ही पदों के लिए इंग्लिश शॉर्टहैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए ही चाहिए। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये कोर स्किल है इन जॉब्स के लिए। हाँ, ये तो अनिवार्य है। और ये स्पीड लाना और उसे बनाए रखना, इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और सिलेक्शन प्रोसेस में इसका वजन दिखेगा, ये तय है। बिल्कुल। स्टेनोग्राफर के लिए जो CPCT और डिप्लोमा का ऑप्शन दिया है वो अच्छा है। कुछ लोगों के पास डिप्लोमा नहीं होता पर कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता है, तो वो CPCT से प्रूव कर सकते हैं। सही है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपने भी बताई, चाहे शॉर्ट हैंड बोर्ड हो, कंप्यूटर डिप्लोमा हो या CPCT, वो मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये जरूर चेक कर लें। हाँ, मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है। और ये जो रिवाइज्ड पे स्केल का जिक्र है, ये दिखाता है कि पोस्ट अप टू डेट सरकारी नियमों के हिसाब से। विज्ञापन में ये भी लिखा है कि ये पद मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2017 और बाकी जो भी नियम समय समय पर बदलते हैं उनसे चलेंगे। मतलब प्रोबेशन पीरियड, छुट्टी, प्रमोशन सब उन्हीं नियमों के तहत होगा। बिल्कुल। तो योग्यता तो समझ आ गई। अब ये जानते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे, पूरी प्रक्रिया क्या है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसा बताया 2 स्टेज है इसमें। पहला है ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम। हाँ, ये 100 नंबर का होगा। ठीक है, पहला फिल्टर। हाँ, और दूसरा स्टेज है मेन स्किल टेस्ट, जो कि शॉर्टहैंड का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। ये भी 100 नंबर का है। ओके। तो पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब MCQ बेस्ड। ठीक है। टाइम मिलेगा 90 मिनट और 100 सवाल होंगे। हर सवाल 1 नंबर का, तो कुल 100 नंबर का पेपर। 1.5 घंटा 100 सवाल। हाँ, अब आते हैं इसके सिलेबस पर, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सारे सवाल इंग्लिश में होंगे, 5 सवाल 5 नंबर के। बस 5 सवाल GK के। हाँ, फिर इंग्लिश ग्रामर 25 सवाल 25 नंबर। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। जनरल कंप्यूटर नॉलेज 20 सवाल 20 नंबर। ये भी ठीक है। और सबसे बड़ा हिस्सा इंग्लिश शॉर्टहैंड से जुड़े थ्योरी के सवाल 50 सवाल 50 नंबर के। अच्छा, मतलब प्रीलिम्स में ही 50% वेटेज शॉर्टहैंड थ्योरी का है। जी हाँ। ये तो काफी अलग बात है। इससे ये साफ है कि वो सिर्फ रटे रटाए GK वाले कैंडिडेट नहीं चाहते। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें शॉर्टहैंड की बारीकियां, उसके सिद्धांत, नियम अच्छे से पता हो। ये तो मेन एग्जाम से पहले ही एक बहुत बड़ा टेस्ट हो गया शॉर्टहैंड नॉलेज का। बिल्कुल। MPGK के सिर्फ 5 सवाल हैं, लेकिन है जरूर। इंग्लिश ग्रामर 25 और कंप्यूटर 20 भी ठीक ठाक वेटेज रखते हैं। विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हुए तो एग्जाम 1 से ज्यादा शिफ्ट में हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाँ, नॉर्मलाइजेशन ये एक तरीका होता है जिससे अलग अलग शिफ्ट के पेपर अगर अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के हों तो भी स्कोर को एडजस्ट करके सबको बराबर लेवल पर लाया जा सके, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। सही।
और परीक्षा कैसे होगी, इसके लिए कुछ सरकारी आदेशों का भी जिक्र है, 10/8/2022 और 11/2/2021 की तारीखों वाले। मतलब पूरी प्रक्रिया स्थापित नियमों के तहत ही होगी। बिल्कुल। तो ये प्रीलिम्स पास करने के बाद फिर आएगा मेन स्टेज, मुख्य कौशल परीक्षा। हाँ, असली परीक्षा तो वही है इन पदों के लिए। हाँ जी, जो शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिकल टेस्ट है। इसमें वही लोग बैठेंगे जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। कितने लोगों को बुलाएंगे? विज्ञापन कहता है कि हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 10.1 का रेशियो। लेकिन कम से कम 10 कैंडिडेट हर कैटेगरी से जरूर बुलाए जाएंगे, बशर्ते उतने पास हुए हों। ठीक है, मतलब कंपटीशन अच्छा रहेगा। हाँ, ये परीक्षा पूरी तरह से इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की होगी, 100 नंबर की। इसमें क्या होगा? इसमें लगभग 400 शब्दों का एक इंग्लिश पैसेज बोला जाएगा 5 मिनट में। यानी स्पीड वही रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। कैंडिडेट को उसे शॉर्ट हैंड में नोट करना होगा। ओके, डिक्टेशन। हाँ, फिर उस शॉर्ट हैंड को कंप्यूटर पर टाइप करके नॉर्मल इंग्लिश में लिखना होगा, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके लिए 25 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट डिक्टेशन, 25 मिनट ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल। और नंबर कैसे कटेंगे ये भी बताया है क्या? हाँ, साफ लिखा है। हर पूरी गलती पर, जैसे कोई शब्द छूट गया या गलत लिख दिया, तो 1 नंबर कटेगा। और हर आधी गलती पर, जैसे स्पेलिंग की छोटी गलती या कोई पंक्चुएशन की गलती, तो आधा नंबर कटेगा। मार्किंग स्कीम भी क्लियर है। और एक बड़ी शर्त है, अगर किसी की 50 से ज्यादा गलतियां हो गईं, तो वो सीधा फेल माना जाएगा। ओहो, 50 गलतियों की लिमिट है। हाँ, और एक और नियम है कि शॉर्ट हैंड लिखते समय बीच में लॉन्ग हैंड यानी नॉर्मल राइटिंग इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर कहीं ऐसा किया तो उस हिस्से के नंबर 0 हो जाएंगे। सही है, शॉर्ट हैंड मतलब सिर्फ शॉर्ट हैंड सिंबल्स। बिल्कुल। और कीबोर्ड अपना ले जा सकते हैं या वही मिलेगा? नहीं, कीबोर्ड सेंटर पर ही मिलेगा, अपना कीबोर्ड अलाउड नहीं है। ठीक है, ये फेयरनेस के लिए जरूरी है। तो साफ है कि ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है। यहाँ स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेशर में काम करने की एबिलिटी सब टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड स्किल ही यहाँ किंग मेकर होगी। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ उन शर्तों और डिस्क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और अहम बात, आपका भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ प्रोविजनल है, फाइनल नहीं। मतलब ये कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर या ज्वाइनिंग के बाद भी ये पता चलता है कि आपने कोई गलत जानकारी दी थी या आप कोई शर्त पूरी नहीं करते थे, तो आपकी उम्मीदवारी कभी भी रद्द की जा सकती है। ओह, बाद में भी? हाँ, और आपको आगे के एग्जाम से डीबार भी किया जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एक एक शर्त ध्यान से पढ़ें और पूरी ईमानदारी से जानकारी दें। बिल्कुल सही, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहाँ भी लागू होती है। हाँ, फिर वो बच्चों वाला नियम भी है जो कई सरकारी नौकरियों में होता है। 26 जनवरी 2001 के बाद अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा, ये नियम यहाँ भी है? हाँ, लेकिन इसमें वो छूट है कि अगर दूसरी डिलीवरी में जुड़वां या उससे ज्यादा बच्चे हुए हों तब ये लागू नहीं होगा। ठीक है। और कई वजह हैं जिनसे किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जैसे अगर वो किसी क्रिमिनल केस में दोषी पाया गया हो, एग्जाम में चीटिंग करना या किसी भी तरह के गलत साधन अपनाना। ये तो होना ही चाहिए। इम्पर्सनेशन मतलब अपनी जगह किसी और को एग्जाम देने भेजना। ये तो बहुत सीरियस मामला है। हाँ, ये तो अपराध है। एग्जाम सेंटर पर बदतमीजी करना या एग्जाम में रुकावट डालना या सिलेक्शन कमेटी पर किसी तरह का दबाव बनाना। ये सब डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं। जी। ये शर्तें दिखाती हैं कि भर्ती में ईमानदारी और अनुशासन कितना जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई या स्किल ही नहीं, कैंडिडेट का ओवरऑल कंडक्ट भी देखा जाता है। और विज्ञापन में शायद सीसीटीवी निगरानी का भी जिक्र होगा। हाँ, है। तो वो इसीलिए होता है कि कोई गड़बड़ी ना हो, सब कुछ फेयर तरीके से हो। सही। और एक और चीज जो पारदर्शिता बढ़ाती है, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मॉडल आंसर की जारी होगी। हाँ, ये भी बताया है। तो अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि कोई जवाब गलत है, तो वो आंसर की जारी होने के 7 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके लिए एक तय फॉर्मेट और फीस होगी। इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही फाइनल रिजल्ट बनेगा। ये अच्छा प्रोसेस है। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट की। हाँ, अंतिम पड़ाव। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो पूरी तरह से मेन स्किल टेस्ट यानी शॉर्ट एंड टेस्ट में मिले नंबरों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से होगा। मतलब प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे? नहीं, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसे पास करना जरूरी है, पर रैंक बनेगी सिर्फ शॉर्ट हैंड टेस्ट के स्कोर से।
जिसका शॉर्ट हैंड टेस्ट जितना अच्छा, उसके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अगर मान लीजिए 2 या ज्यादा कैंडिडेट्स के नंबर शॉर्ट हैंड टेस्ट में बिल्कुल बराबर आ गए, टाई हो गया, तो हाँ, टाई ब्रेकिंग रूल क्या है? तो विज्ञापन कहता है कि ऐसी सिचुएशन में पहले तो मेन एग्जाम के नंबर ही देखे जाएंगे, जो कि बराबर ही हैं। अगर नंबर बराबर हैं, तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, उम्र के आधार पर वरीयता मिलेगी। हाँ जी। और वेटिंग लिस्ट का क्या प्रावधान है? हाँ, वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, और वो मध्य प्रदेश शासन के एक नियम 14 दिसंबर 2016 का आदेश है के हिसाब से एक तय समय तक वैलिड रहेगी। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता, हाँ, या छोड़ देता है, तो वेटिंग लिस्ट से अगले कैंडिडेट को मौका मिल जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का एक अच्छा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास ये स्किल्स हैं, पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर वाली। हाँ, जिनके पास शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर का ज्ञान है। और आखिरी तारीख एक बार फिर याद दिला दूं, 14 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक। जरूर ध्यान रखें। हमारी तो यही सलाह रहेगी कि इस चर्चा के बाद भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो एक बार खुद ऑफिशियल वेबसाइट www.mphc.gov.in पर जाएं, पूरा विज्ञापन डाउनलोड करें और लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने तो मुख्य बातें बताई हैं, विज्ञापन में और भी डिटेल्स हो सकती हैं। हाँ, और मेरी सलाह उम्मीदवारों को यही है कि सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री देखकर अप्लाई ना करें। ये जो स्पेसिफिक स्किल्स मांगी गई हैं, 80 WPM इंग्लिश शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर डिप्लोमा या CPCT, और वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, इन पर खास ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स और प्रूफ मौजूद हों। बिल्कुल, ये स्किल बेस्ड जॉब्स हैं। हाँ, और अंत में एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, इस भर्ती में शॉर्ट हैंड जैसे एक कह सकते हैं पारंपरिक कौशल पर इतना ज्यादा जोर क्यों है? यहाँ तक कि प्रीलिम्स के सिलेबस में भी 50% वेटेज। सोचने वाली बात है। क्या ये दिखाता है कि सरकारी विभागों में, न्यायपालिका जैसी जगहों पर भी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन खास मैनुअल स्किल्स की जरूरत और अहमियत बनी हुई है? हो सकता है, या शायद ये भूमिकाएं अब बदल रही हैं और इनमें दोनों तरह के कौशल चाहिए, पारंपरिक भी और आधुनिक भी। हाँ, मतलब मल्टी स्किल्ड होने की जरूरत बढ़ रही है। इस पर जरूर सोचेगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।